नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है विद्यार्थी क्लासेस में। आज हम आपके लिए इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इतिहास की सीरीज में आज हम लोग पहले इतिहास का वर्गीकरण पढ़ते हैं, फिर थोड़ा उसके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति धन हा धन आस। क्या मतलब हुआ इसका? इतिहास का इति धन हा धन आस का मतलब है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। क्या मतलब है इसका? ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अब इसके बाद एक बात आती है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब ये हेरोडोटस जो थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक को कहा जाता है हिस्टोरिका। क्या कहा जाता है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। अब जानते हैं इतिहास को किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है इतिहास में तीन भाग किए गए हैं। पहला पड़ेगा प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक, इसको हम क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड, या इसे प्राग ऐतिहासिक कहेंगे। यानी कि सबसे शुरुआत जहां से हुई, इतिहास की शुरुआत जहां से मानी जाती है वो कौन सा है? इतिहास का सबसे पहला भाग प्री मतलब पहला। जैसे परीक्षाएं होती है उसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, तो उस तरीके से प्री हिस्टोरिक मतलब सबसे पहले जो पार्ट आएगा इतिहास का वो कौन सा आएगा? प्री हिस्टोरिक या प्राग ऐतिहासिक कहेंगे। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? आद्य ऐतिहासिक। अब आद्य ऐतिहासिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। अब प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या? हिस्टोरिक से जस्ट पहले वाला। ऐतिहासिक के जस्ट पहले वाला क्या पड़ेगा? आद्य ऐतिहासिक पड़ेगा। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा आता है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक को हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक में हम क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में हम पाषाण काल को पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा की सभ्यता, इस सबको पढ़ेंगे। तो अब जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में अंतर क्या था। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में एक समानता पहले देख लेते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो तीनों में मिल गए। तीनों में ही हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाएंगे। लेकिन फिर अंतर क्या होगा? तो अंतर यह है कि प्राक ऐतिहासिक में हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो वो पढ़ा भी नहीं जा सकेगा। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में क्या होगा? हमको लिखित साक्ष्य मिलेंगे, लिखित साक्ष्य मिलेंगे पर पढ़े नहीं जा सकेंगे। क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक में क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता आती है और सिंधु, यहां पर आद्य ऐतिहासिक में कैसे साक्ष्य मिलेंगे? पिक्टोग्राफ वगैरह। क्या मिलेंगे? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ कैसे होते थे? जैसे वो लोग घाटी में ऐसे बना देते थे, चित्र वगैरह बना देते थे, इसमें जानवर दिखाते थे, ये मारते हुए, जानवर को मारते हुए दिखाते थे। तो ये क्या होते थे? ये होते थे पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो ये हमको कहां देखने को मिलेंगे? आद्य ऐतिहासिक में देखने को मिलेंगे। और आद्य ऐतिहासिक में क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, वो पढ़े नहीं जा सके। और क्या देखने को मिलेगा? यहीं पर आद्य ऐतिहासिक काल में हमको देखने को मिलेगा पिक्टोग्राफ। इस तरीके से इंसान बनाया जाता था, उसको दिखाया जाता था कि वो क्या कर रहा है, तो ये होते थे पिक्टोग्राफ। फिर इसके बाद ऐतिहासिक में आते हैं। ऐतिहासिक में क्या होगा? ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य तो है, वो तीनों में थे, लिखित साक्ष्य भी है और पढ़े भी जा सके हैं। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल क्या हो जाएगा? जहां पर लिखित साक्ष्य भी है, पढ़ा भी जा सकेगा। और आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़े नहीं गए। और प्राग ऐतिहासिक में ना लिखित साक्ष्य मिला ना पढ़ा जा सका। और पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो तीनों में मिल जाएंगे। पुरातात्विक साक्ष्य तीनों में मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, ना पढ़ा जा सकेगा। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलेगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पिक्टोग्राफ वगैरह में पढ़े नहीं जा सकते थे। ऐतिहासिक काल में यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी मिलेगा और उसे पढ़ा भी जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टोन एज। क्या कहते हैं? स्टोन एज। यहां सब कुछ पत्थरों से ही होगा। देखिए,
तो पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पड़ेगा पूरा पाषाण काल, यानी कि सबसे पहले वाला पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, बीच का, और नव पाषाण काल मतलब नया पाषाण काल। अब इसका समय देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो है वो 8000 बीसी से पहले का जो समय है, कितना है? 8000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व से पहले का जो समय है वो क्या कहलाएगा? पूरा पाषाण काल में आएगा। 8000 से 4000 का जो समय होगा वो मध्य पाषाण काल में आएगा, और 4000 से 2500 ईसा पूर्व का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नव पाषाण काल कहलाएगा। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे आपको टाइम थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पर हो सकता है आपको 25K से 15K, और यहां पर 12K, 25 से 12K, और 12K से 5K, और यहां पर आपको देखने को मिल सकता है 5K से 3K। आरबीडी पब्लिकेशन की पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही मिल जाएगा, 25K से 12K, 12 से 5K, और K क्या होता है? K मतलब 1000 इतने। ठीक है, ये बताने की जरूरत तो थी नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में देखते हैं, पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले क्या? मनुष्य संवेदनशील नहीं था। ऐसा क्या मतलब हुआ? पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था उसके अंदर संवेदनाएं नहीं थी। जिस प्रकार आज हम हैं, आज हमारे अंदर संवेदनाएं हैं, हम अपने रिश्ते नातों को समझते हैं। ठीक है, क्या पहले का जो मनुष्य था उसके अंदर भी संवेदनाएं थी? नहीं। जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था उसके अंदर संवेदनाएं नहीं थी। वो इतना असंवेदनशील था कि अगर उसे भूख लगी हो तो वो अपने रिश्तेदार को मार के खा जाए अगर उसको भूख लगी। तो इस प्रकार का असंवेदनशील मानव था पूरा पाषाण काल में। फिर आगे देखते हैं, पूरा पाषाण काल में क्या था? बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। उन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, तो उससे छोटे छोटे पत्थर बन जाते थे, और उसी से वो शिकार करते हैं। तो जो बड़े पत्थर को तोड़ के वो लोग छोटे पत्थर बनाते थे। इन छोटे पत्थरों को कोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोर कहा जाता था। बड़े पत्थरों को छोटे पत्थर में तोड़ लेते थे, वो कोर बनाते थे, उसी से वो शिकार करते थे। अब इसी में आगे हम देखेंगे, जब हम पत्थर के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो एक घटना होगी, चिंगारी निकलेगी, और इसी चिंगारी से क्या होगा? आग की खोज हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। किस चीज की खोज हुई पूरा पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई। पूरा पाषाण काल का मनुष्य कैसा था? पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो आखेटक था, यानी कि वो शिकारी था, वो शिकार करता था। वो एक जगह बंध के नहीं रहता था, ना उसने कोई घर बनाया था, ना वो कहीं एक जगह फिक्स रहता था कि यहीं रहेगा। वो क्या करता था? घूमता रहता था, जहां शिकार मिलता था वहां मारता था, खाता था, सो जाता था, फिर आगे बढ़ता था, फिर शिकार करता था, और फिर आगे बढ़ जाता था। इस तरीके से आगे बढ़ते और देखते हैं। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य का पाषाण काल में क्या होता है? मनुष्य थोड़ा संवेदनशील हो जाता है, उसके अंदर संवेदनाएं जग जाती हैं, वो पहले की तरह असभ्य नहीं रहा। फिर देखते हैं पशुपालन। यहां पर उसने क्या शुरू किया? अब उसने आखेटक के साथ साथ उसने पशु अपने साथ रखने लगा, और सबसे पहला पशु जो उसने पाला था वो कौन सा पाला था? कुत्ता पाला था। कौन सा पाला था? कुत्ते को उसने पाला था। फिर इसके बाद अभी तक क्या था? वो बड़े बड़े पत्थरों को छोटे में तोड़ ले रहा था। अब उसने ऐसा नहीं किया। अब क्या है? मध्य पाषाण काल में उसके जो औजार थे वो औजार क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। औजार क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म आकार के हो जाएंगे, और नुकीले भी हो जाएंगे काफी। क्या करेगा? औजार को छोटा घिस घिस के छोटा कर लेगा और नुकीला बना लेगा। अब किसी को मारना होगा तो ऐसे भोगेगा और आराम से मार के खा लेगा। अच्छा, अब ये जो औजार छोटे किए गए, माइक्रो औजार बनाए गए घिस के तोड़ के, इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं फ्लूटिंग। क्या कहते हैं? फ्लूटिंग। फ्लूटिंग विधि के द्वारा वह अपने औजारों को तोड़ तोड़ के उसको नुकीला बना लेते थे। अब जिस तरीके से आज भारतीय सेना के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, उसी तरीके से देखिए मध्य पाषाण काल में भी जो मनुष्य था उसने क्या बनाया? तीर धनुष बनाया। अब तीर धनुष से क्या हुआ कि उसको जानवर के पास जाके मारने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से निशाना लगा के उसको मार सकता था। फिर देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसका समय है 4000 से 2500 ईसा पूर्व। अब यहां पर मनुष्य क्या हो गया? अभी तक मनुष्य यहां पर घूम घूम के मार के खा रहा था। अब मनुष्य क्या हो गया? अब मनुष्य एक जगह रहेगा, स्थायी, अपना निवास स्थान बना लेगा, वहीं पर रहेगा। और क्या करेगा? जब स्थायी हो जाएगा तो निश्चित बात है आसपास की जमीन पे क्या करेगा? खेती करेगा। तो यहां पर उसने क्या शुरू कर दी? जानवर उसको यहां मिल ही गया था, कुत्ता, उस तरीके से उसने और जानवर पाल ली और क्या की? यहां पर कृषि शुरू कर दी। फिर इसके बाद उसने एक खोज करी।
उसने एक खोज करी, पहिए की खोज करी। किसकी खोज करी? पहिए की खोज करी। अब जब पहिए की खोज हो जाएगी तो इसी पहिए की खोज से क्या बनेगा? इसी पहिए की खोज से वो कुंभकारी शुरू करेगा, चाक बनाएगा, उससे बर्तन बनाएगा। पहिया हो जाने से क्या हो जाएगा? उसको दूर जाना था कहीं, तो वो भी उसके लिए आसान हो जाएगा, किसी दूर स्थान तक जाने में उसको सुविधा होगी। पहले बहुत दिक्कत होती थी इस चीजों में। अब यहां पर जो उसने पूरा पाषाण काल में जो उसने आग खोजी थी, अभी तक क्या था? वो कच्चा ही मांस खा रहा था, पका नहीं रहा था। अब आग का प्रयोग शुरू करेगा। आग का प्रयोग मतलब जो मांस खा रहा था उसको भून के खाएगा। कैसे खाएगा? भून के खाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था और नव पाषाण काल में क्या था। इसके अलावा इसमें यह भी पूछा जाता है, इन सभी से, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल से इनके प्रमुख स्थल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख स्थल। सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में एक स्थल आता है भीमबेटका। भीमबेटका ये कहां पड़ेगा? ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और ये किस लिए है? यह प्रसिद्ध है, गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई है, इसी तरीके से पिक्टोग्राफ बनाए गए, शैल चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है यह प्रसिद्ध है भीमबेटका शैल चित्रों के लिए। शैल चित्रों के लिए भीमबेटका कहां पड़ेगा? भीमबेटका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद आता है हपनौरा। हपनौरा कहां पड़ेगा? हपनौरा भी एमपी में ही पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? हपनौरा प्रसिद्ध है, एक साथ 4 मानव कंकाल मिले। यहां से क्या मिला है? एक साथ 4 मानव कंकाल मिले हैं। एक साथ 4 मानव कंकाल मिल जाएंगे। फिर देखते हैं, आता है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी के बारे में पढ़ते हैं तो यहां से सबसे पहला औजार जो मनुष्य ने यूज किया था वो कहां से मिला था? सोहन नदी घाटी से मिला था। और वो क्या था? वो था हस्त कुठार, यानी कि क्या मिली थी? कुल्हाड़ी मिली थी। तो सबसे पहला औजार क्या हो जाएगा मनुष्य का? मनुष्य का सबसे पहला औजार क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी हो जाएगी। और यह कहां से मिलेगी? यह हमको मिलेगी अति प्रपक्कम तमिलनाडु। कहां से मिलेगी? यह हस्त कुठार कहां से मिलेगी? हमको मिलेगी तमिलनाडु से। फिर बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी से हमको क्या मिलेगा? मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी। मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी। और यह मूर्ति काहे से बनी होगी? यह मूर्ति हड्डी से बनी होगी। किससे बनी होगी? हड्डी से बनी होगी। तो इस तरीके से हमने पूरा पाषाण काल की कुछ प्रमुख स्थल देखे। कौन कौन से देखे? भीमबेटका मध्य प्रदेश, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, यहां से क्या मिलेगा? शैल चित्र मिलेंगे। हपनौरा, यह भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा, यहां से क्या मिलेगा? एक साथ 4 मानव कंकाल मिल जाएंगे। सोहन नदी घाटी, यहां से मानव का पहला हथियार मिला जो कि हस्तकुदार यानी कि कुल्हाड़ी मिली, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। ये कहां से मिली? अत्रपक्कम तमिलनाडु से मिली। बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगी मातृ देव की मूर्ति जो कि हड्डियों से निर्मित थी। फिर इस तरीके से हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी भीमबेटका आता है। भीमबेटका मध्य पाषाण काल में भी आता है और ये कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में, रायसेन जिला। फिर इसके बाद आता है मैदहा। अब देखिए हम एक दो को एक साथ देखते हैं, मैदहा और सरायनहर। मैदहा और सरायनहर दोनों कहां पड़ेंगे? यूपी में पड़ेंगे। कहां पड़ेंगे? यूपी में पड़ेंगे, मैदहा भी और सरायनहर भी। मैदहा और सरायनहर यूपी में है और सरायनहर प्रतापगढ़ जिले के पास पड़ता है। कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ जिले के पास पड़ता है। अब मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे आदमगढ़ और बागौर से। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले थे? अब मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य थे वो कहां से मिले थे? आदमगढ़ और बागौर से। आदमगढ़ कहां पड़ेगा? आदमगढ़ पड़ेगा एमपी में और बागौर पड़ेगा राजस्थान में। कहां पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। तो देखिए मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थल हुए? भीमबेटका हुआ, भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश, मैदहा और सरायनहर उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे, आदमगढ़ और बागौर, आदमगढ़ एमपी में पड़ेगा और बागौर राजस्थान में पड़ेगा। आदमगढ़ और बागौर से क्या मिला था? आदमगढ़ और बागौर से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे।
पायसरा एक स्थल है, जब भी पूछा गया है, पायसरा जो है वो बिहार में है और यहां से भी क्या मिलेंगे, पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कोल्डीवा। कोल्डीवा से हमको काहे के साक्ष्य मिलेंगे, कोल्डीवा से हमको गेहूं के साक्ष्य मिलेंगे। काहे के मिलेंगे, गेहूं के। और ये कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा यूपी प्रयागराज। कहां पड़ेगा, यूपी प्रयागराज में। इसके बाद हम एक देखेंगे लहुरा देव। लहुरा देव से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेंगे चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिलेंगे। और लहुरा देव कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर यूपी में पड़ेगा। इसके बाद एक और आएगा जहां से चावल के साक्ष्य मिलेंगे, एक स्थल आएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है और ये कहां पर है, मेहरगढ़ पड़ेगा पाकिस्तान में। और यहां से भी क्या मिलेंगे, चावल के साक्ष्य मिलेंगे। इसके बाद एक स्थल आएगा चिरान, ये कहां पड़ेगा, या बिहार में पड़ेगा। तो हमने बिहार के दो देखे, एक पायसरा देखा, एक चिरान देखा। चिरान नवपाषाण काल का है, पायसरा मध्य पाषाण काल का है। इसके बाद हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुर्ज होम। बुर्ज होम नवपाषाण काल का एक स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और यहां पर क्या मिलता है, बुर्ज होम से हमको मानव के साथ कुत्ते के कंकाल मिलते हैं। क्या, तो आइए देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम में हमको मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिलता है। और इससे हम यह समझ सकते हैं कि या तो मानव और कुत्ते के संबंध इतने अच्छे थे कि मानव के मरने के बाद कुत्ता स्वयं आकर कब्र के पास लेट जाता था, इस वजह से वो साक्ष्य मिला। या फिर ऐसी प्रथा रही हो कि मानव के मरने के बाद जो उसकी सबसे प्रिय चीज रही हो और वह कुत्ता उसका प्रिय रहा हो, तो उसको उसके साथ गाड़ दिया गया हो। जिस प्रकार आगे भी कालांतर में आपने पढ़ा होगा, सती प्रथा होती है, पति के मरने के बाद पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता था, या वह स्वयं ऐसी कर लेती थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं गुम्फ कराल। गुम्फ कराल एक स्थल मिलता है नवपाषाण काल का, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यहां से हमको किसके साक्ष्य मिलते हैं, यहां से हमको मिलेंगे कुंभकारी के साक्ष्य। किसके मिलेंगे, यहां से हमको मिलेंगे कुंभकारी के साक्ष्य मिलेंगे। किसके साक्ष्य मिलेंगे, कुंभकारी के साक्ष्य मिलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतिहास के बारे में जाना, इतिहास का वर्गीकरण जाना, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। फिर हमने प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल को पढ़ा, पाषाण काल के तीनों विभाजन पढ़ा, पूरा मध्य और नवपाषाण काल क्या क्या होता है, उसके जो प्रमुख स्थल थे भीमबेटका, हथनौरा, सोवन नदी घाटी, मैदहा, सराय नहार, इन सब के बारे में जाना और इतिहास के पिता के बारे में जाना। आइए इसके आगे हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं। आइए मित्रों उसके आगे देखते हैं। तो उसके आगे पड़ेगा ताम्रपाषाण काल। जब हम लोगों ने नवपाषाण काल पढ़ लिया था, नवपाषाण काल में मनुष्य धारदार औजार बना चुका था। अब उसको जरूरत थी कि वह धारदार औजार को फेंक के मार सके। तो तांबे की खोज होती है और अब वो क्या करेगा, ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज होगी। किसकी होगी, ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, तांबे के बड़े बड़े पाइप बना लेगा और उन पाइपों में फंसा के पत्थर को फेंक के मारेगा। ठीक है। अब ताम्रपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल आते हैं, जिसमें प्रमुख स्थल है नवदा टोली। नवदा टोली कहां पड़ेगा, यह मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। नवदा टोली को खोजने का श्रेय किसको जाएगा, ये श्रेय जाएगा HD सांकलिया। किसको जाएगा, महोदय HD सांकलिया को नवदा टोली खोजने का श्रेय जाएगा। इसी में एक और आता है इनाम बस्ती नामक स्थल। इनाम बस्ती नामक स्थल को किससे संबंधित है, यह जारवे संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं इसी में आगे। भारतीय पुरातत्व विभाग, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इन सब के बारे में किसने ढूंढा, भारतीय पुरातत्व विभाग ने ढूंढा। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1861 में होती है। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है कोलकाता। कहां पड़ेगा, कोलकाता में पड़ेगा। फिर जनक कौन होंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर
कनिंघम किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। कौन है? वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। एक और चीज देख लेते हैं, पुरापाषाण काल मध्य और नव, इनके अंग्रेजी में नाम भी जान लेना महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण काल को हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, लिथिक माने होता है पत्थर से, तो उसी से बना है। पाषाण मतलब पूरा का पैलियो और लिथिक मतलब पत्थर, तो लिथि जो है वो रूट वर्ड है पत्थर के लिए। और नव पाषाण काल को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नियोलिथिक एज। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इतिहास का वर्गीकरण क्या था, इतिहास, फिर प्राग ऐतिहासिक में हम लोग पाषाण काल को पढ़े, भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में जाने, और ताम्र पाषाण काल इसको चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, और चाल्कोलिथिक एज के प्रमुख स्थल पढ़े। तो इसके बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। तो आगे भी हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें।